यूट्यूब चैनल TR. प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग CDP के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट 29 जनवरी 2012 के पेपर 2 में आए हुए थे। तो चलते हम लोग स्क्रीन पे और बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं स्क्रीन पर और बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। यदि आंसर की बात किया जाए तो चारों ऑप्शनों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जा रही है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अब हम लोग डिस्कशन को देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को प्रभावित करती है, इसलिए स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है तो विकास जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है, लेकिन रॉस महोदय के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं होती है। शैशवावस्था जो 1 से 5 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष की होती है, और किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक जानी जाती है, तथा प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष से ऊपर की होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश डैश कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर प्राकृतिक बुद्धि सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों आदि प्राकृतिक तत्वों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन की जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बुद्धि के वितरण, यानी बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि के वितरण प्रतिस्थापित सिद्धांत के अनुसार लगभग 70% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, लगभग 15% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक तथा लगभग 15% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शनों को देखने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थियों तथा कम उम्र के अकुशल विद्यार्थियों के सहयोगी अधिगम से उनमें समाजीकरण के साथ साथ उच्च उपलब्धि तथा आत्मसम्मान विकसित होता है। इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे होंगे, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह डैश डैश कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी
नए स्थितियों को सीखने में जब पूर्व का अधिगम काम नहीं आता है, इसका मतलब कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण हुआ है। जब पूर्व में की गई अधिगम प्रक्रियाओं से नवीन अधिगम प्रक्रियाएं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, अर्थात पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से नहीं होता है, तो इस प्रकार का सीखना अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। यह क्या है? चिंतन जो है संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं और इसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया है तथा बच्चों को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया है। इसके अनुसार एक बाल केंद्रित कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीख सके। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो वह आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का समावेशन हो जाएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह प्रक्रिया समावेशन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे होंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों को ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश डैश को बढ़ावा मिलता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को एक दूसरे के साथ जोड़ने से दोनों विषयों के ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अपसारी यानी बहुविध चिंतन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी यानी बहुविध चिंतन से संबंधित है, क्योंकि सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश के रूप से अभिप्रेरित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, आंतरिक। जब कोई विद्यार्थी किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है तथा इस कार्य को करने से उसे सुख एवं संतोष प्राप्त होता है तो वह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, क्योंकि व्यवहार का देखना, अवबोधन करना, समझना तथा अंतर्निहित करना ही संज्ञान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना
डैश डैश के लिए है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। सृजनात्मकता नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता है। ऐसे शिक्षार्थियों के लिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ, विद्यालय पत्रिका आदि उनके कौशल का विकास करती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? अधिगम। यह सीखने के किस अधिगम को उजागर करता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि गतिविधियां सीखने की सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को दर्शाती है, क्योंकि ये गतिविधियां शिक्षार्थियों में समाजीकरण के कौशल का विकास करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 16 है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। किसी अक्षमता वाले बच्चे को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। अतः वह शिक्षिका समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। कोई वर्ग के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री में आँख और कान साथ साथ कार्य करते हैं, क्योंकि ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित होता है। अब नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नैतिक तर्कना। कोई वर्ग ने सही और गलत प्रकार के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र। किसी विद्यार्थी का अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार तथा विद्यालय के मानदंडों को न मानने की आदत उसकी संवेगात्मक अस्थिरता को दर्शाती है। ऐसे विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करती है। यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, समाजीकरण। शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने से सीखना सुगम हो जाता है, साथ ही उनका समाजीकरण भी होता है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षार्थियों में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। यदि इस चैनल पर पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे।
जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अब नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, आँखों का रंग। निम्न में से आँखों का रंग आनुवंशिकता संबंधी कारक है, जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति तथा चिंतन पैटर्न वातावरण संबंधी कारक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करती है। यदि आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। इससे कमजोर विद्यार्थियों में व्यक्तिगत परामर्श द्वारा अध्यापन संबंधी वांछनीय आदतों का विकास किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे होंगे, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश डैश सिद्धांत को दर्शाता है। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह पहला ऑप्शन हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है। एक ही आयु के दो बालकों, दो बालिकाओं या एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में वैयक्तिक विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। सीमा का पाठ को बहुत जल्दी सीख लेना जबकि लीना का उसे सीखने में ज़्यादा समय लेना विकास के वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। अब नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यदि आंसर की बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन, क्योंकि यह आनुवांशिक है और बाकी सभी वातावरणीय कारक है। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति तथा शिक्षा की गुणात्मकता वातावरण संबंधी ऐसे कारक हैं जो किसी बालक के विकास की दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे होंगे, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नौराश यानी कुंठा का सामना करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता महसूस करते हैं। इसी के कारण उन्हें कक्षा में दूसरों के सम्मुख कुंठा का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है। यदि आंसर की बात किया जाए इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अब नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था अन्य समान विद्यार्थियों के साथ करनी चाहिए। इससे इन विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने का भरपूर अवसर मिलता है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक
डैश डैश से बचती है, यानी किससे बचती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक को लैंगिक पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के बच्चा चरण में बच्चे में प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है तथा बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं।